नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहा गया है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ये जो अभी मतदान हुआ है पहले चरण का लोकसभा चुनाव का, या कोई भी चुनाव हो, उसमें जो मतदान होता है उसमें जो घर बैठ जाते हैं, आराम फरमाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, मतदान के लिए नहीं जाते हैं, वोट देने के लिए नहीं जाते हैं, वो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य से विमुख हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं उसकी सज़ा कई पीढ़ियों को मिलेगी। आप जिस सरकार को चुनना चाहते हैं, जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, जिस नेता को वोट देना चाहते हैं, अगर आप वोट देने के लिए नहीं निकलते, वो किसी पार्टी का हो कि कोई नेता हो, आपकी पसंद का जो नेता है, अगर आप उसको वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं तो ये गलती नहीं है आपकी, ये आपका अपराध है। और इसका कहीं ना कहीं जो है ये व्यवस्था होनी चाहिए संविधान में, कानून में, कि ऐसे लोगों को इस अपराध की सज़ा मिले। अब बहस हो रही है कि जो कम मतदान हुआ वो किसके पक्ष में गया, किसके खिलाफ हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी के पक्ष में गया हो, किसी के खिलाफ गया हो, ये चर्चा जो है इसलिए नहीं है कि किसी पार्टी के पक्ष में गया तो वो अच्छा हुआ या किसी पार्टी के खिलाफ गया तो वो बुरा हुआ, ये बताने के लिए नहीं है। बात ये है कि मतदान में हिस्सा न लेने का नतीजा क्या होता है, उसको मैं एक किस्से के साथ, एक फैक्चुअल कहानी के जरिए, घटना के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप समझिए कि जो है वो गलती जो कुछ लोगों ने की थी उसकी सज़ा कितने लोगों ने भुगती और कैसे भुगती। और ये जिक्र जो है 1946 का है, 1946 का, बंटवारे के पहले का। सियालकोट का आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान का जो पंजाब है, उस पंजाब प्रांत है, उसका एक ज़िला है सियालकोट। लाहौर से उसकी दूरी है 135 किलोमीटर और जम्मू से सिर्फ 42 किलोमीटर। गोपीनाथ बारदोलाई जो असम के बड़े नेता थे, देश के नेता थे, असम के खास तौर से बड़े नेताओं में थे, वो चाहते थे कि सियालकोट जो है वो भारत में रहे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था कहना चाहिए, उस समय वो चाहते थे। वो सियालकोट उस समय हिंदू बहुल या हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाला इलाका था। फिर भी तय हुआ कि इसका फैसला जनमत संग्रह से होगा। जनमत संग्रह की तारीख तय हो गई, वोट का तरीका तय हो गया और तारीख और जो है समय तय हो गया। जब मतदान शुरू हुआ तो मुसलमान सुबह से उठकर लाइन में लग गए और सबसे पहले वोट देकर आए। लंबी लंबी लाइनें लग गईं और हिंदुओं ने क्या किया, हिंदुओं ने वो आराम से उठे, खाया पिया, आराम किया। उसके बाद दोपहर के करीब पहुँचे और देखा कि बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो आधे लोग तो लंबी लाइनों को देखकर ही घर लौट गए कि बेकार है, इतनी देर तक कौन इंतज़ार करेगा। फिर कुछ लोग थे जो लाइनों को देखते रहे, इस इंतज़ार में थोड़ी देर खड़े रहे कि शायद ये लाइन छोटी हो जाए, शायद कम हो जाए, जल्दी वोट देने का मौका आ जाए तो वोट देकर जाएंगे। लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद थक गए, या कहिए उनको अपने आराम की याद आ गई, वो भी लाइनें छोड़कर जो है या लाइन में शामिल हुए बिना वो घर लौट गए, वोट नहीं दिया। इस जनमत संग्रह का नतीजा ये आया कि 55,000 मतों से ये प्रस्ताव पास हुआ कि सियालकोट को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। सियालकोट भारत में शामिल होते होते पाकिस्तान में चला गया। मालूम है क्यों? 1 लाख हिंदुओं ने वोट नहीं किया। उस समय सियालकोट में हिंदुओं की कुल आबादी थी 2,31,000, 2,31,000। उसमें से 1 लाख ने वोट नहीं दिया। 55,000 से ये प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद आपको याद होगा कि 1946 का 16 अगस्त का दिन, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी तो उसका कहर जो है वो सियालकोट में भी बरपा। हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्या की गई, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। और जो लोग आराम करने के लिए घर गए थे वो हमेशा के लिए आराम की नींद सुला दिए गए। और 1951, यानी ये 1941 के सेंसस की फिगर बताई मैंने, 2,31,000 हिंदू पॉपुलेशन थी।
और 1951 यानी 10 साल बाद जब सेंसस हुआ, और जब ये मैं बता रहा हूँ 1941 के सेंसस के आधार पर, तो 1946 की बात कर रहा हूँ। 1951 में जो सेंसस हुआ उसके मुताबिक सियालकोट में हिंदुओं की आबादी केवल 10,000 बची, केवल 10,000 बची। और 2017 की फिगर के अनुसार सियालकोट में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 500 है। आज पता नहीं एक भी हिंदू वहाँ है या नहीं है। उस दिन अगर हिंदुओं ने, सियालकोट के हिंदुओं ने वोट दिया होता तो सियालकोट हिंदुस्तान में होता और वहाँ जो हिंदू थे वो सब जिंदा होते। तो वोट न देने का क्या असर हुआ ये आप इस बात से समझिए। एक वोट न डालने से, ये सोचकर कि हमारे एक वोट न देने से क्या होता है, क्या उसका नतीजा होता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सियालकोट। असल में क्या है कि हिंदू जो कौम है, हिंदू जो समाज है, वो बड़ा आलसी समाज है। वो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर उस तरह से कभी उत्तेजित नहीं होता, उस तरह से कभी जो है वो उस तरह की निष्ठा नहीं दिखाता। उसको लगता है कि हमारा व्यक्तिगत हित सधे, उस काम में हमारी रुचि है। और ख़ास तौर से सबसे अफसोस की बात यह है कि हिंदू समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो और ज़्यादा आलसी है इस मामले में। वो मतदान की तुलना में छुट्टी मनाना, घर में आराम करना ज़्यादा पसंद करता है। आप चुनाव दर चुनाव देखिए, आज़ादी के बाद से शहरी इलाकों में, ख़ासतौर से बड़े शहरों में मतदान का प्रतिशत सबसे कम होता है। इस देश में मेरा मानना है कि अगर जनतंत्र को, प्रजातंत्र को किसी ने बचा कर रखा है तो ग्रामीणों ने बचा कर रखा है, ग्रामीण जनता ने बचा कर रखा है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको नासमझ समझा जाता है, दरअसल इस देश में जनतंत्र के सबसे बड़े रक्षक वही लोग हैं। तो वोट देने जाएंगे नहीं और नरेंद्र मोदी से ये अपेक्षा करेंगे कि वो देश में क्रांति कर दें, सब कुछ बदल दें, लेकिन हमसे वोट देने के लिए ना कहें, हम वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे। तो वोट न देने का क्या नतीजा होता है, अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम अतीत से, इतिहास से सबक सीखिए। एक वोट न देने से सियालकोट का क्या हुआ, सियालकोट के हिंदुओं का क्या हुआ, इससे अगर आप सबक नहीं ले सकते, इससे अगर आपको ज़मीनी हकीकत समझ में नहीं आती, तो आप अभिशप्त हैं उसी गति को प्राप्त करने के लिए जिस गति को सियालकोट के हिंदू प्राप्त हुए। अब सियालकोट का जो इलाका है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाने वाला इलाका है। वहाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, वहाँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ उसके अलावा जो है स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वो पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है। आप समझिए कि हमने क्या खोया है, कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन आज तक ये बात जो है शायद हमको समझ में नहीं आ रही है। ये आज का जो दौर चल रहा है, हिंदू पुनर्जागरण का दौर है, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का दौर है। इसमें मैं कहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं तो निकलकर उनके खिलाफ वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। अगर मोदी के पक्ष में हैं तो उनके हाथ अगर मजबूत करना चाहते हैं तो उनके पक्ष में वोट दीजिए। किसी को वोट दीजिए, लेकिन वोट ज़रूर दीजिए। ये सोचना कि हमारा एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है उसमें सबसे बड़ा कारण मैं यही मानता हूँ। हालांकि ये भी है कि बार हमने इतना ऊंचा सेट कर दिया 2019 में। आपको याद होगा 2019 में बड़ा इमोशनल मुद्दा था, बड़ा सरचार्ज माहौल था, राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे ऊपर था। पुलवामा हो चुका था, उसके बाद एयर स्ट्राइक हो चुकी थी, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी, पूरा देश सरचार्ज था, राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है लोगों पर हावी था। उस माहौल में वोटिंग परसेंटेज बहुत ऊपर गया। हम 19 से तुलना करते हैं तो आज कम दिखता है, लेकिन उसके बावजूद कम दिखता है। लोग वोट दें, इसके लिए चुनाव आयोग इतना प्रयास कर रहा है, राजनीतिक दल इतना प्रयास कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक तरह से चुटकी ली अपोजिशन पर कि भाई हमारा वोटर तो निकल रहा है, आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने वोटर को निकालिए। वो इतना हताश क्यों है, निराश क्यों है? किसका वोटर हताश है, किसका वोटर निराश है, ये चुनाव का नतीजा आने पर पता चलेगा। लेकिन देश जरूर हताश और निराश है कि लोग वोट देने की अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है।
जब जब आपके मन में ये ख्याल आए कि एक वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, हम वोट नहीं देंगे तो क्या अंतर आ जाएगा, नतीजा तो तय है, तब तब आप याद कीजिए सियालकोट की घटना को। सियालकोट के हिंदुओं ने अगर इस तरह से न सोचा होता, अगर आराम की तलाश में घर न लौट गए होते, तो आज सियालकोट के हिंदू और उनकी आने वाली पीढ़ियां जिंदा होती और भारत का हिस्सा होती। उनका भविष्य क्या होता ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उनकी एक गलती की, उनके उस एक अपराध की सज़ा कई पीढ़ियों ने भुगती। इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो सोच है, ये जो धारणा है कि वोट देने से अच्छा है छुट्टी मनाना, घर में आराम करना, घर में मौज मस्ती करना, इसका कितना बड़ा नुकसान पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे कौम को भुगतना पड़ता है। तो इस बात को, और अगर किसी और से नहीं सीख सकें तो अपने मुस्लिम भाइयों से सीखिए। देखिए जब भी मतदान होता है, इस पहले चरण के मतदान में भी और इससे पहले भी देश में जब भी जहाँ भी विधानसभा, लोकसभा या कोई और स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो मुस्लिम जो इलाके हैं उनमें मतदान का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। उनको मालूम है कि वोट का अधिकार का मतलब क्या है, वोट के अधिकार की ताकत कितनी बड़ी है। इस देश के हिंदुओं को ये आज तक समझ में नहीं आया कि उनके वोट की ताकत कितनी बड़ी है। इसीलिए वोट परसेंटेज की चिंता सभी पार्टियों, नेताओं को रहती है और ख़ास तौर से चुनाव आयोग को रहती है। चुनाव आयोग नए नए तरह के उपाय कर रहा है, लोगों को मतदान केंद्र पर तरह तरह की सुविधाएं दे रहा है कि कोई परेशानी ना हो। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है कि आपको अपने घर से ज़्यादा दूर न जाना पड़े मतदान के लिए। इसके बावजूद मतदान कम होना ये शर्मनाक बात है। ये खास तौर से देश के पढ़े लिखे वर्ग के लिए और ज़्यादा शर्म की बात है। वो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने को तैयार नहीं है, उसके बारे में सोचने को तैयार नहीं है, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। तो ये सियालकोट की घटना मैंने इसलिए आपको बताई कि आप इतिहास की ओर जरा पलट कर देखें और इस बात को समझें कि एक गलती की, एक अपराध की सज़ा कितनी बड़ी होती है और कितने लोगों को भुगतनी पड़ती है और कितने समय तक भुगतनी पड़ती है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये नौबत दोबारा ना आए, ये स्थिति दोबारा ना आने पाए। आपसे और कुछ नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। संविधान ने आपको अधिकार दिया है वोट देने का, उसका उपयोग कीजिए, उस अधिकार का आप लाभ उठाइए। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह का प्रयास चौतरफा हो रहा है, दूसरे चरण में और उसके बाद के चरणों में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। गर्मी थोड़ी लग सकती है, मौसम थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव जो है, लोकसभा की चुनाव की बात कर रहा हूँ, 5 साल में एक बार आता है। विधानसभा का चुनाव भी 5 साल में एक बार आता है। एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए थोड़ा कष्ट उठाकर अगर आप राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाते हैं तो ये आपके लिए तो अच्छा है ही, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा है, उनके भविष्य के लिए अच्छा है। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने भावी पीढ़ियों के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।